सुप्रभात। आज हम व्याकरण, जो हमारी पुस्तक का नाम है अपना व्याकरण, उसका पार्ट 20 अनुच्छेद लेखन आज हम पढ़कर समझेंगे। तो चलिए सभी बच्चे पेज नंबर 180 निकालिए। 180 सभी निकालिए। 180। वेरी गुड। अपना व्याकरण का पार्ट 20 पेज नंबर 180। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसे लिखते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, अनुच्छेद कैसे लिखें, कितने शब्दों का होना चाहिए, इन सभी चीजों को हम जान लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत हम किसी एक विषय पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करते हैं। अनुच्छेद में विषय से संबंधित सभी प्रमुख बातों को संक्षेप में समाविष्ट किया जाता है, इसलिए अनुच्छेद अपने आप में एक पूर्ण रचना है। अनुच्छेद जो होता है बेटा, भी संक्षेप में लिखा जाता है। ठीक है, संक्षेप में थोड़ा छोटा। ठीक है, जैसे हम निबंध लिखते हैं ना, निबंध तो कितने 200 वर्ड्स का भी 300 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद में हम संक्षेप में लिखते हैं और संक्षेप में ही हम अपनी पूरी बात लिख डालते हैं। ठीक है, और उस संक्षेप में ही हमारी सभी चीजों का संविष्ट वर्णन होना चाहिए, इसलिए अनुच्छेद अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। अब अनुच्छेद लेखन की कुछ विशेषताएं भी बताई गई है, जैसे कि मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, आप एक बार देखिए। हाँ जी, तो कुछ विशेषताएं हैं अनुच्छेद लेखन की, तो हम पढ़ लेते हैं। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है उस विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अगर मैंने आपको सच्ची दोस्ती पर लिख लिया, दे दिया लिखने के लिए कि आप सच्ची दोस्ती पर अनुच्छेद लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सच्ची दोस्ती है क्या, किसे कहते हैं, तभी आप उसके बारे में लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी विषय पर दिया है लिखने के लिए अनुच्छेद, उसका पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अनुच्छेद में विचारों को गुफित एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब अनुच्छेद में जो विचार हैं उसे क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ताकि समझ आ जाए। बड़े बड़े कथनों एवं वाक्यों से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े बड़े कथन नहीं डालने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य और सरल कथन होने चाहिए। संक्षिप्तता अनुच्छेद का सबसे बड़ा गुण है, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अपने विचारों को संक्षेप में कहने की कला हम सभी को आनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं कि अपनी बात को बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, बहुत ज्यादा घुमा देते हैं। ठीक है, उन्हें संक्षेप में कहना नहीं आता, छोटे तरीके से। अगर उन्हें पानी भी चाहिए ना, तो वो पूरा घुमा के कि मैम हमें ना बहुत ज्यादा, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमने सुबह से कुछ नहीं पिया और हमें प्यास लग रही है, ऐसा पूरा घुमा के बोलते हैं, सीधे नहीं बोलते कि मैम हमें प्यास लग रही है। ठीक है, तो अपनी बात को संक्षेप में छोटे तरीके से रखना एक कला होती है, हर किसी में वो ये चीज नहीं होती बेटा। वर्तनी की अशुद्धियां ना हो, इस बात का हिंदी हम जब भी पढ़े हमें ये चीज तो याद रखनी है कि हम कुछ भी लिखे उसमें वर्तनी की शुद्धि होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, गलत शब्द नहीं लिखने चाहिए। वर्तनी बोलते समय अगर उच्चारण है तो वो सही होना चाहिए, लिखते टाइम हमारी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अनुच्छेद लेखन बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अब एक आध कुछ नमूने और कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सानवी बेटा पढ़िए। सानवी, सच्ची दोस्ती अच्छी दोस्ती, पढ़िए बेटा। सानवी, आपको आवाज आ रही है? घर पढ़िए आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन का पहला नमूना, सच्ची दोस्ती अच्छी दोस्ती।
सच्ची दोस्ती करना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं होती। विषमताओं से भरे आज के जीवन में उसे ही सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति समझना चाहिए जिसका कोई सच्चा मित्र हो। आज सच्चे दोस्त और सच्ची दोस्ती कम ही देखने को मिलते हैं। इस मामले में मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे बचपन से एक अच्छा दोस्त मिला है। उसका नाम है दीपक। हम दोनों ही कक्षा साथ में पढ़ते हैं। हम दोनों की रुचियां भी एक दूसरे से बहुत मिलती हैं। मेरा मित्र स्वभाव से बहुत शांत है और सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। दीपक मेरी कक्षा का एक आदर्श विद्यार्थी है। दीपक का सबसे बड़ा गुण है उसकी अनुशासनबद्धता। वह अपने सारे कार्य नियमित रूप से पूरे करता है और मुझे भी अनुशासन में रहकर सभी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दीपक कभी आज के कार्य को कल पर नहीं छोड़ता। वह पढ़ाई में तो अच्छा है ही, साथ ही खेल कूद में भी सबसे आगे है। दीपक मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह हमेशा मेरी भावनाओं की कद्र करता है और मेरी हर तरह से मदद करता है। मुझे विश्वास है कि हम दोनों की दोस्ती लोगों के लिए मिसाल साबित होगी। दीपक को पाकर मैं बड़े गर्व से बात कर सकता हूँ कि मेरी और दीपक की दोस्ती सच्ची और अच्छी है। अभी इस अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा? एक एक बच्चा था, उसका एक सच्चा दोस्त था, मीन्स जो उसका हर बुरी सिचुएशन में भी उसका साथ देता था और अच्छी सिचुएशन में भी। उसका नाम था दीपक। वो बचपन के उसके साथी था और अब वो बचपन से पढ़ते पढ़ते 7वीं कक्षा तक आ गए थे। अब अनुच्छेद में क्या होता है, पहले हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। सच्ची दोस्ती अच्छी दोस्ती, हमने क्या बोला? सच्ची दोस्ती करना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं होती। विषमताओं से भरे आज के जीवन में उसे ही सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति समझना चाहिए जिसका कोई सच्चा मित्र हो। तो यहाँ तक हमने क्या कहते हैं जो टॉपिक था उसका इंट्रोडक्शन दिया। फिर हमने अपने विचार लिखे। तो सबसे पहले हमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है, जो हमें विषय दिया गया है, उसके बाद हम अपने विचार रखते हैं। दूसरा नमूना है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में खेले जाने वाले खेलों में क्रिकेट सबसे प्रसिद्ध है। भारत के लोग तो क्रिकेट के दीवाने हैं। इस खेल में 2 टीमें होती है और हर एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसे 22 गज लंबे आयताकार पिच पर खेला जाता है। दोनों टीमों में से एक हाँ, टीम ध्यान फील्डिंग रखने वाली बातें हैं। एक सेकेंड, इस खेल में 2 टीमें होती हैं और हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसे 22 गज लंबे आयताकार पिच पर खेला जाता है। ये चीजें थोड़ी अंडरलाइन की, कभी भी जनरल नॉलेज में भी आपका पूछ लिया जाता है बच्चा। ओके। दोनों टीमों में से एक टीम फील्डिंग और दूसरी टीम बैटिंग या बल्लेबाजी करती है। बैटिंग करने वाली टीम की कोशिश अधिक से अधिक रन बनाने की होती है तथा फील्डिंग करने वाली टीम की कोशिश होती है कि उसके गेंदबाज अधिक से अधिक खिलाड़ियों को कम से कम रन पर आउट कर सके। मैच की सुचारू रूप से चलाने तथा सही निर्णय लेने के लिए 2 एम्पायर होते हैं। एम्पायरों का निर्णय दोनों टीमों को मानने होता है। जो टीम अधिक रन बनाती है उसे मैच के अंत में विजयी घोषित किया जाता है। प्रारंभ में 5 दिवसीय टेस्ट मैच ही खेले जाते थे। फिर 50-50 ओवर वाले मैच शुरू हुए। आजकल 20-20 ओवरों के मैच का प्रचलन बढ़ गया है। दोनों ही प्रकार के सीमित ओवर वाले मैच विश्व कप के रूप में भी खेले जाते हैं। विश्व कप मीन्स वर्ल्ड कप। उसमें हमने क्या देखा? मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। अब उसने इसमें क्रिकेट के बारे में बताया कि क्रिकेट पहले कैसे खेला जाता था, अब कैसे खेला जाता है, हर एक टीम में कितने कितने लोग होते हैं, कितने गज पे खेला जाता है। उसमें इसने मेन बातें लिखी। अगर यहीं पर आपका अगर ऐसे होता तो आप इसमें बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं। क्रिकेट पे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर आपको यह बातें लिखनी कि आपको छोटे में मेन बातें लिखनी है, जैसा कि इसमें लिखा गया है। तीसरा नमूना है हाँ जी, शिक्षा का संक्षेप में। एक महत्व। सेकेंड, बस थर्ड नहीं, बस पढ़िए वैभव, थर्ड पढ़िए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा, पढ़िए। शिक्षा का महत्व। मानव जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, उपकरण है। जीवन के आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। यह मनुष्य के मन में आत्मविश्वास पैदा करती है तथा व्यक्तित्व का विश्वास करती है। शिक्षा व्यवस्था को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। प्राथमिक शिक्षा,
माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मैं विद्यार्थियों यहाँ एक चीज समझाना चाहूंगी, एक सेकेंड। प्राथमिक शिक्षा आपकी प्राइमरी क्लासेस, माध्यमिक आपकी जो सेकेंडरी क्लासेस, और हायर सेकेंडरी क्लासेस आपकी 12th क्लास वगैरह वगैरह, ठीक है। तो शिक्षा 3 स्तरों पर बटी हुई। बोलिए। आधार पर प्रदान की जाती है। माध्यमिक शिक्षा आगे की पढ़ाई का मार्ग प्रस्तुत करती है और उच्च शिक्षा भविष्य में विभिन्न उपलब्धियों प्राप्त कराती है। अंत यह जरूरी है कि आगे चलकर राष्ट्र हित में अपने योगदान दे। पता है, शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही मिलकर प्रबुद्ध और शिक्षित समाज का निर्माण करते हैं तथा देश के विकास और प्रगति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के युग में अशिक्षित व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा कि शिक्षा के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, और शिक्षा चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए बराबर होते हैं। और शिक्षा 3 भागों में बांटी जाती है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। शाबाश, ओके, ठीक है। अभिनव, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। अभिनव पढ़िए बेटा। के लिए तो ये होता है। चौथा नमूना है मेक इन इंडिया, एक अद्भुत अभियान। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया एक ऐसा अभियान है जो भारत में व्यापार की इच्छा रखने वाले विश्वास के बड़े बड़े हेलो मैम, निवेशकों को अपनी आकर्षित करता है। इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 सितंबर 2014 को किया गया। भारतीय को आगे बढ़ाने, भारत में गरीबी के स्तर को घटाने तथा मैम देश का एक सेकेंड अभिनव, कौन बोल रहा है? बोलिए। एक सेकेंड अभिनव, एक सेकेंड। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम अरमान कभी रीडिंग नहीं करता। बेटा आप अभी इसके बाद आप रीडिंग करेंगे, ठीक है? मैम अरमान को भी रीडिंग कराइएगा। आप ये चुप बैठा रहता है बिल्कुल, ये कुछ जवाब ही नहीं देता बिल्कुल भी। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है ना मैम, एक सेकेंड, कई बच्चों के घर में ना नेटवर्क इश्यू होते हैं, तो बिल्कुल अब जैसे वो रीड भी करते हैं ना, तो आवाज बच्चों तक आ नहीं पाती है। मैम आप ना थोड़ा नेटवर्क इशू नहीं है, नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा है इस टाइम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अरमान पड़ेगा। इसको बोलना चाहिए ना टीचर्स को। हाँ मैं ये कह रही हूँ ना कि बोलना चाहिए इसको, ये बोलता नहीं है, चुप बैठा रहता है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा मैम, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। अरे मैम कोई बात, अच्छी बात है आपने बताया, कोई बात नहीं। इसको बोलो, इसके बाद नेक्स्ट अरमान पड़ेगा। ठीक मैम, ठीक, थैंक यू मैम। ओके मैम। हाँ जी बच्चा पढ़िए। अभिनव कंप्लीट करो बेटा। सरकार द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही सराहनीय है। इस अभियान को शुरू करने के लिए मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व स्तर का उत्पादन केंद्र बनाया है। पूरे विश्व के बड़े बड़े निवेशकों के लिए मेक इन इंडिया अब आगमन है, जो कहता है भारत आओ और यहाँ अपने उत्पादों का निर्माण कर अपने व्यापार को बढ़ाओ। इस कार्य के लिए भारत सरकार निवेशकों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। एक सेकेंड, ठीक है, मैं एक बार दोबारा मेक इन इंडिया का पढ़ना चाहूंगी। एक अद्भुत अभियान है, ठीक है, मेक इन इंडिया, जो कि मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया एक ऐसा अभियान है जो भारत में व्यापार की इच्छा रखने वाले विश्व के बड़े बड़े निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कि
मेक इन इंडिया। अब पहले चीज आती थी मेक इन चाइना, आपने देखा होगा बहुत सारे टॉयज थे जिसमें मेक इन चाइना लिखा होता था, वो चाइना से आते थे। लेकिन अब क्या है, मोदी जी की आग्रह पर मेक इन इंडिया, हमारा सारा सामान, हमारी सारी मशीन जितनी भी है वे इंडिया में बनने के लिए कहा गया। जो भारत में व्यापार की इच्छा रखते हैं वे विश्व के बड़े बड़े निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब बड़े बड़े जो निवेशक हैं, जहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, विज्ञान भवन जो कि हम गए भी थे बच्चा, 25 सितंबर 2014 को किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, भारत में गरीबी के स्तर को घटाने, देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम बहुत ही सराहनीय है। इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व स्तर का उत्पादन केंद्र बनाना है। पूरे विश्व के बड़े बड़े निवेशकों के लिए मेक इन इंडिया एक आह्वान है जो कहता है भारत आओ, यहाँ अपने उत्पादों का निर्माण कर अपने व्यापार को बढ़ाओ। इस कार्य के लिए भारत सरकार निवेशकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। ठीक है बच्चा, तो मेक इन इंडिया मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। अंडरलाइन कर लो इसे, इस वाले पैरा, इसको मेक इन इंडिया को आप कॉपी में नोट करेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए, इसे आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, 4 वाला। अब आतंकवाद का अभिशाप, अरमान पढ़िए बेटा। आतंकवाद का अभिशाप, ये पूरे विश्व के लिए आतंकवाद एक अभिशाप है। ये एक विश्वक समस्या है, वैश्विक समस्या है जिसने लगभग सभी राष्ट्रों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। हालांकि बहुत से देशों के द्वारा आतंकवाद एक सामना करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ देशों के द्वारा इसे आज भी समर्थन दिया जा रहा है। आतंकवाद ने आम आदमी के जीवन में विष घोल दिया है। आतंकवाद ने आम आदमी के जीवन में विष मतलब जहर घोल दिया है। इनके निशाने पर हर व्यक्ति देश का आम नागरिक होता है। आतंकवाद एक हिंसात्मक कृत्य है जिसको अंजाम देने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। भारत एक विकासशील देश है जिसने पूर्व और वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। आतंकवाद उनमें से एक है। हमें इसे जड़ से खत्म करने के बारे में सोचना होगा। आतंकवाद के साम्राज्य को पूरी तरह से निस्ताबूद करने के लिए विश्व से समस्त शांति प्रिय देशों को देते हैं उनका बहिष्कार करना। देशों को आगे आना होगा और आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाना होगा। ध्यान से पढ़िए ना, आप गलत पढ़ रहे हो। जो देश आतंकियों और आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं उनका
बहिष्कार करना होगा, तभी मानव सभ्यता इस अभिशाप से मुक्त हो सकती है। बताइए अब क्या पढ़ा इसमें आपने? इसमें हमने पढ़ा है कि हम आतंकवाद को हर जगह से खत्म कर सकते हैं और हमें खत्म भी करना होगा। ओके, चलिए अनिकेत पढ़िए बेटा। अरमान म्यूट कर लो बच्चा। अनिकेत जैन। मैम कैन आई रीड? अनिकेत जैन। चलिए अब पढ़िए, सुहानी पढ़िए बेटा। छठा नमूना, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना अलग राष्ट्रीय ध्वज होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज एकता और आजादी का प्रतीक है। समस्त राष्ट्रीय अवसरों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस तथा अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अवसर पर इसे सरकारी कार्यालयों, भवनों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों पर फहराया जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है। तिरंगे के सबसे ऊपर की पट्टी में केसरी रंग है, जो समर्पण और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। दूसरी पट्टी का रंग सफेद है, जो शांति, सत्य और शुद्धता का प्रतीक है। सबसे नीचे की तीसरी पट्टी का रंग हरा है, जो समृद्धि और ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। बीच की सफेद पट्टी में एक नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है, जिसमें बराबर दूरी पर 24 तीलियां हैं। तिरंगे को बनाने के लिए खादी अथवा रेशमी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। इसे हर वर्ष 15 अगस्त को भारत में प्रधानमंत्री द्वारा और 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए इसे कभी झुकने नहीं देना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए इंटरनेट एक वरदान, ये पढ़िए आयुषी। आयुषी पटेल हम पढ़े। नमूना 9, कौन बोला? इंटरनेट एक वरदान। आज शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता होगा। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल कर हम विश्व की कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए, ऑनलाइन बातचीत करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने आदि के लिए किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। इसके द्वारा हम घर बैठे बिजली, पानी, गैस, फोन आदि के बिल जमा कराने, फिल्म देखने, व्यापारिक लेन देन करने, सामान खरीदने और बेचने, बैंकिंग संबंधी समस्त कार्य आदि आराम से कर सकते हैं। इसकी सुगमता और उपयोगिता की वजह से इसके इस्तेमाल हर क्षेत्र में होता है। दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, बैंक, शिक्षण संस्थान, परीक्षण केंद्र, रेल सेवा, विमान सेवा, रेस्टोरेंट, मॉल आदि सभी क्षेत्रों में आज इंटरनेट का ही बोलबाला है। विद्यार्थियों के लिए तो इंटरनेट एक वरदान ही है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यह बात अवश्य ध्यान रखनी होगी कि विद्यार्थी वेबसाइटों का गलत इस्तेमाल ना करें। यदि कोई ऐसा करता है तो इंटरनेट वरदान की जगह अभिशाप भी बन सकता है। और इस नमूने से हमने यह सीखा कि इंटरनेट आज ऐसा वरदान बन चुका है जो विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी चीज है और आज शायद ही कोई इस्तेमाल ना करता होगा इसे। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो विश्व में हर एक इस्तेमाल करते हैं और कोई भी कहीं भी बैठे दूसरे जगह की सूचना पा सकता है और इससे हम
कोई भी संदेश भेज सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं या डाटा ट्रांसफर भी हम कर सकते हैं। और घर बैठे हम क्या इशू? बिजली ओके, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगी कि इंटरनेट एक वरदान। इंटरनेट देखा बेटा, आज भी जब हम कोरोना में घर पे बैठे हैं तो इंटरनेट कितना फायदा है। इससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हम मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, हम मैम से कुछ भी चीज समझ सकते हैं फेस टू फेस देखकर। कोई भी चीज आप ऐसा लगता है ना आप जैसे क्लासेस में ही है, ठीक है, सारे बच्चे एक साथ हैं, सब एक साथ बैठ के पढ़ पा रहे हैं। तो इंटरनेट का बहुत फायदा है। सिर्फ इंटरनेट सिर्फ स्कूल्स में नहीं, कॉलेज हो गए, दफ्तर हो गए, बैंक हो गया, शिक्षण संस्थान हो गए, प्रशिक्षण केंद्र हो गए, रेल हो गया, विमान हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, हर जगह इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज है। यहाँ तक कि हमारे फोन घर पर भी हम देखते हैं तो कई जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इंटरनेट की चीजें आप बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट से बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप टिकट बुक करना हो, अगर आपके पास इंटरनेट है तो घर बैठे बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, बिजली का बिल सबमिट कर सकते हैं, पानी का बिल सबमिट कर सकते हैं, कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का बहुत फायदा है। इंटरनेट एक वरदान हो गया है हमारे लिए, ठीक है। और आज सबको पता है, आप सबके हाथ पास में फोन है, सबको इंटरनेट चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ सभी की जरूरत बन चुका है और कुछ ना कुछ काम आता है। तो ये वाला इंटरनेट वाला और एक और मैंने अंडरलाइन करवाया था आपको, मेक इन इंडिया, ये दो आप कॉपी में करेंगे, ये दो अनुच्छेद, ठीक है बस। और बाकी आप रीड करेंगे घर से। कल मैं इसके बारे में समझूंगी आपसे कि बाकी सब आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसमें क्या था, ठीक है। इंटरनेट फिर से और बता मेक दो इन कौन सा इंडिया। अनुच्छेद। बच्चा अनुच्छेद नंबर 4 और अनुच्छेद नंबर 9, ये दोनों ही आपने नोटबुक में करने हैं, फाइन। ओके और बाकी यस सब मैम। आपने रीड करना है। मैम मैम कोई एक्सरसाइज नहीं करनी? नो नो एक्सरसाइज। बता दीजिए मैम, नोट नंबर 4 और मैम